हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑप्टिक्स चैप्टर यानी प्रकाशिकी चैप्टर में मोस्ट वेलकम करता हूं। अंदर से बिल्कुल उतावलापन था, ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाए, ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाता। ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला कब है मेरे स्टूडेंट्स? लीजिए, स्टार्ट हो गया। अब ऑप्टिक्स को जितना खाना उतना खाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा खाने के साथ साथ पचाते जाइए। अदर जो चैप्टर्स होता है वो थोड़ा रोटी होता है, उसको पचाना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये जो है एक खिचड़ी है, इसको खाइएगा और तुरंत चला भी जाएगा पेट में, तुरंत पच भी जाएगा। मतलब कि ऑप्टिक्स बहुत हार्ड नहीं चैप्टर होता है, ऑप्टिक्स काफी हार्ड चैप्टर नहीं होता, और इससे क्वेश्चंस अधिक मार्क का पूछता है। अब अधिक मार्क का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बच्चे इसके पीछे भागते हैं। तो मेरे बच्चे ज्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे वो क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। नहीं 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 नहीं, है भी ऑप्टिक्स बहुत लंबा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मिला दें तो आपका जो फिजिक्स का बुक है उसका पार्ट 2, उसका आधा से ज्यादा तो आपका ऑप्टिक्स ही है। तो इसीलिए ज्यादा मत टेंशन लीजिए या ज्यादा खुशी मत होइए कि ज्यादा मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके लिए बल्ले बल्ले बल्ले, आप पे कोई बड़ा सा एहसान कोई कर रहा है, पढ़वा भी तो रहा है बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हाँ, तो चलिए मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं आज। इसलिए हाँ ये कहूंगा चैप्टर सीजिए थोड़ा बढ़िया से, अगर रेगुलर पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रकाश की ऑप्टिक्स। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहली तो बात कि हम लोगों को ना इस चैप्टर का बाउंड्री लाइन बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बाउंड्री लाइन नहीं बांधेंगे तो चौका छक्का कैसे मारेंगे भैया? बाउंड्री लाइन बंधा हुआ रहेगा तो अंदाज रहेगा ना, उतने दूरी के बाद छक्का, उतने दूरी के बाद चौका। अगर गेंद पटका कर टप्पा खा के जाएगा चौका, डायरेक्ट जाएगा छक्का। मतलब हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिटेल्ड इसमें जानना होता है, वो सब आज बताऊंगा, आगे क्लास भी बढ़ाऊंगा लाइट वगैरह के बारे में। लेकिन सबसे पहले सुनिए, ये जो ऑप्टिक्स शब्द है ना, इससे प्रकाश की सुगंध आती है। नहीं, ऑप्टिक्स जो वर्ड है, शब्द है, इस शब्द से ही आप लोगों को प्रकाश की सुगंध आती है, शब्द से ही। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि जहां भी लाइट से रिलेटेड चीजें होती हैं ना, वहां अधिकांश जगह पे ऑप्टिक्स लिखा हुआ मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कर रहा हूं, आप दुकान में जा रहे हैं, चश्मा खरीदने के लिए दुकान में गए, ये वाला चश्मा, ये देखिए। तो मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप चश्मा खरीदने के लिए दुकान में गए। तो अगर आप चश्मा खरीदने के लिए दुकान में गए मेरे बच्चे, तो वहां लिखा रहेगा ऑप्टिकल चश्मे की दुकान, देखे हैं? चलिए ये लीजिए। तो अगर आप चश्मा खरीदने के लिए दुकान में जाइएगा तो वहां लिखा रहेगा ऑप्टिकल राहुल ऑप्टिकल, फलाना ऑप्टिकल, नीतू ऑप्टिकल, पी मनी ऑप्टिकल, एस मनी ऑप्टिकल, सर एस मनी सर ऑप्टिकल। क्यों? क्योंकि उसका मतलब ही होता है लाइट। चश्मा जो है आपके लाइट से रिलेटेड है ना, प्रकाश से संबंधित है ना आपका चश्मा, तो इसलिए वहां ऑप्टिकल बढ़ रहता है। जो चश्मा का दुकान चलाता होगा उसको भी उतना ज्यादा नहीं पता होगा कि, लेकिन हाँ ये नाम उसको पता है कि चश्मा की दुकान में ऑप्टिकल रहता है, राहुल ऑप्टिकल्स, विनोद ऑप्टिकल्स, फलाना चिलाना ऑप्टिकल्स। ओके, तो ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट। या अगर आप देखेंगे जहां पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बिकता है, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म वगैरह और बहुत सारे डिवाइसेस, तो वहां भी लिखा रहता है ऑप्टिकल डिवाइसेस, प्रकाशीय यंत्र। तो ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है लाइट को, कि जो जो डिवाइस आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जो होता है, ये सब लाइट पे काम करता है, इसलिए वहां लिखा रहता है ऑप्टिकल डिवाइसेस वगैरह जो भी। तो ऑप्टिक्स वर्ड जो है ना, उसी से प्रकाश का सुगंध आता है। किसका सुगंध आता है? प्रकाश का मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा कि आप लोग को पता ही है, याद क्या रखिएगा कि प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सा प्रकाशिकी फिजिक्स का वो चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं हमारे बच्चे? जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्रकाश के बारे में, सब कुछ जो भी प्रकाश के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे हेडिंग कीजिए प्रकाश की, और जरा अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए प्रकाश की में, लिखिए प्रकाश की भौतिकी का
देखिए उसमें प्रकाश की भौतिकी का हेडिंग के प्रकाश की, उसमें लिखिए प्रकाश की भौतिकी का एक ऐसी शाखा है, प्रकाश की भौतिकी का एक ऐसी शाखा है, ब्रांच है, शाखा, डाली भौतिकी का, फिजिक्स का, कैसी की ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं, जिसमें प्रकाश तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रकाश तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गई मेरी चीजें हमारे बच्चों को? जी सर क्लियर है। तो समझ में आ गया कि सर जो भी हम लोग चौका छक्का मारने वाले हैं वो हम लोग लाइट से रिलेटेड मारने वाले हैं। अब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, ये तो पता हो जाए कि प्रकाश क्या होता है, ये तो पता हो जाए ना कि प्रकाश क्या होता है, तब तो हम प्रकाश की के बारे में पढ़ेंगे। यही नहीं पता कि प्रकाश क्या होता है तो पढ़ेंगे क्या? प्रकाश क्या है? देखिए सिंपल शब्द में बोले, अगर सिंपल शब्द में बोलेंगे तो दुनिया में सब चीज प्रकाश के कारण नहीं दिखाई देता, आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये दिखाई दे रहा है, चश्मा दिखाई दे रहा है, या हमको अगर ये मान लीजिए दिखाई दे रहा है, ये कैमरा दिखाई दे रहा है, या अगर मान लीजिए हमको ये कुछ भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो सब प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्रॉक है, फ्रॉक, तो फ्रॉक आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उससे आपका फ्रॉक से, जो फ्रॉक है, फ्रॉक जो गर्ल्स लोग पहनती हैं, बच्ची लोग, तो उससे आपका लाइट टकरा कर आंख तक पहुंचता है, इसलिए तो वो दिखाई दे रही है ना मेरे बच्चे। फ्रॉक आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उससे आपको लाइट टकरा के आंख तक पहुंचता है। मान लीजिए आपका फ्रॉक येलो कलर का है, पीला है, तो पीला क्यों दिखाई देता है? कुछ लोगों को लगता है कि फ्रॉक पीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि फ्रॉक पर जो प्रकाश गिर रहा है उसमें वो पीला को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। नहीं 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 नहीं, पीला को अवशोषित नहीं करता। लोगों को लगता है ऐसा कि अगर ये फ्रॉक हमारा पीला है, इसका मतलब इस पे जो 7 रंग गिर रहा है ना प्रकाश का, उसमें ये पीला वाला को अपने अंदर रख लिया ना, ये पीला वाला को रिटर्न करता है। किसी भी वस्तु का जो रंग आपको दिखाई देता है उसके द्वारा परिवर्तित किरण के कारण, उससे जो टकरा के आपके आंख तक पहुंच रहा है, उसके कारण आपको रंग पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई लाल दिख रहा है, जैसे सॉन्ग सुने हैं, चुनरी लाल लाल रे, सुने ना, सॉन्ग सुने होंगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला बच्चे कि मान लीजिए मेरे बच्चे कि कोई चीज लाल आपको दिखाई दे रहा है, लाल क्यों, रेड क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब उस पे जो भी लाइट आ रहा होगा, मुझे नहीं पता कौन सा लाइट आ रही है, क्या आ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे जो लाइट निकल के हमारा ये जो आंख तक, नैना तक पहुंच रहा है, वो हमारा रेड है। तो किसी भी चीज का जो रंग होता है वो उसके द्वारा परिवर्तित किरण पर निर्भर करता है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रकाश क्या है? सिंपल वे में बोलेंगे तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, देखने का अनुभूति प्राप्त कर पाते हैं। अगर कोई चीज लाइट रिटर्न करे ही नहीं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई दुनिया में वस्तु है, उसमें प्रकाश गिरता और कोई भी तरंग को वो रिटर्न नहीं करता, मतलब उससे टकरा के परिवर्तन होके, परिवर्तित होके नहीं आता है, सब के सब तरंग को अपने अंदर खा जाता है, पचा जाता है, रिटर्न ही नहीं करता है, मतलब वो आपको नहीं दिखाई देगा। मीन्स वो आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उससे तरंग लौट कर नहीं ना आ रहा है, प्रकाश लौट कर नहीं ना आ रहा है। कोई भी चीज आपको दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि उससे तरंग लौट के आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लाइट अपने अंदर से निकाल रहा होगा, हो सकता है कहीं दूसरे सूरज का लाइट उस पर पड़ रहा होगा, या सूरज का लाइट कहीं रोड पे पड़ा होगा, रोड से टकरा के, गली से टकरा के हमारे खिड़की के जरिए अंदर आया होगा, अंदर जो दीवार है उससे टकरा के फिर उस वस्तु पे पड़ा होगा। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट उस पर लाइट पड़े। मेरी बातें मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी चीज का रंग ना उसके द्वारा परिवर्तित प्रकाश के किरण पर निर्भर करता है, और वो आपको, अब चाहे तो इस चीज को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ये बचपन में पढ़ना था, अभी नहीं पढ़ना। ओके, प्रकाश, चलिए प्रकाश में एरो देकर लिखिए प्रकाश क्या है। लिखिए प्रकाश में, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके कारण
हम वस्तुओं को देख पाते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये बात माइंड में रखना है कि प्रकाश वो भौतिक कारण है जिसके कारण हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं मेरे बच्चे, देख पाते हैं। क्लियर मेरी बातें, ये चीजें क्लियर हैं? जी सर क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। ओके, तो अब इसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट्स, इतना जानने के बाद, समझने के बाद, बढ़िया से पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रकाश का इतिहास जानेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं नीचे कि किसी वस्तु का कोई वस्तु इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उससे प्रकाश परिवर्तित होकर यानी टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। ये लिख सकते हैं नीचे, लिख लीजिए, लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कोई भी वस्तु को हम इसलिए देख पाते हैं या किसी वस्तु को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे प्रकाश निकलकर या परिवर्तित होकर, निकलकर भी या परिवर्तित होकर, जैसे बल्ब वगैरह है या वो जैसे सूर्य वगैरह, तो उससे प्रकाश निकलता है। और जैसे आपका चंद्रमा वगैरह, तो उसका अपना प्रकाश नहीं होता, उसमें परिवर्तित होकर आता है। लिखे मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे? जी लिखे सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे मेरे बच्चे? मैंने बोला आपसे कि किसी वस्तु को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे प्रकाश निकलकर या परिवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तथा किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा निकलने वाले प्रकाश किरणों या परिवर्तित किरणों पर निर्भर करता है। प्रकाश किरणों या परिवर्तित किरणों पर निर्भर करता है। बस चलिए, ये तो बच्चा वाला चीज था जो अभी लिख रहे थे। जो अब असली प्रकाश पे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, समझिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं ना हमारे शेर, मैं कह रहा हूं आपसे कि प्रकाश को बढ़िया से समझने के लिए, जबरदस्त, अगर आप जबरदस्त तरीके से प्रकाश को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा प्रकाश का इतिहास जानना पड़ेगा। अंदर से फील जो बोलता है ना, महसूस, वो इस इतिहास जानने के बाद ही आएगा। देखिए क्या इतिहास है, समझिए। और वैसे तो प्रकाश बहुत पहले से था, जब इंसान नहीं है तब से प्रकाश है, जब कोई जानवर नहीं है तब से प्रकाश हम लोग बोल सकते हैं, सूरज वगैरह से, या जो भी तारा वगैरह जो भी उसमें रहा होगा। लेकिन प्रकाश के बारे में जो किताबी चीजें हैं, जो हम लोग जानते हैं या हम लोग जो पढ़ते हैं, वो सबसे पहले अगर कोई बताए थे ना, तो वो हमारे न्यूटन सर थे। सर न्यूटन, यहां भी न्यूटन तो समझ में आता सर, मैकेनिक्स में न्यूटन सर हैं। हम लोग पुल्ली पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, उसमें न्यूटन सर न्यूटन यहां भी। न्यूटन कहां नहीं थे? न्यूटन तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अपने समय में बहुत सबसे बड़ा साइंटिस्ट थे वो। तो मैंने क्या बोला आपसे कि न्यूटन सर ना 1675 देख सकते हैं, 1675 में ये बताया ना कि लाइट जो हमारा है वो कण है। जैसे आज हम लोग जानते हैं, पता नहीं क्या जानते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइट, न्यूटन सर का ये कहना था कि जो हमारा, जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकल के आ रही है, सूर्य से प्रकाश निकल के आ रहा है, तो छोटा छोटा कण के रूप में निकल के आता है, छोटा छोटा कणिका के रूप में निकल के आता। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसको इंग्लिश में कहते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कणिका सिद्धांत था न्यूटन सर का। तो न्यूटन सर का यह कहना था कि जब प्रकाश चलता है तो वो छोटा छोटा कण के रूप में चलता है। और उनका थिंकिंग क्या था, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सतह है, इसमें मैंने कोई गेंद को ऐसे फेंका, तो गेंद को ऐसे फेंकेंगे तो टकरा के ऐसे चला जाएगा, गेंद टकरा के ऐसे जाएगा ना। तो न्यूटन सर भी ऐसे ही सोचते थे। न्यूटन भी यहाँ सर भी अपने मैकेनिक्स का सिद्धांत लगा के उनको लगता था कि प्रकाश भी देखो ऐसे आती है, प्रकाश ऐसे आती है, देखिए 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 देखिए, अब फिर टकरा कर चले जाती है ऐसे। इसका मतलब हमारा जो प्रकाश है ना, ये भी छोटा छोटा कण है, कण। तो आपको ज्यादा इतिहास को नहीं उड़ेलना है, फिर आप फंस जाओगे, इसलिए कम उड़ेलो। और इतना बस जानिए कि न्यूटन सर, सबसे पहले न्यूटन सर का यह कहना था कि जो प्रकाश है हमारा छोटा छोटा कण है। इस कणिका सिद्धांत कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार इन्होंने बताया था न्यूटन सर ने। न्यूटन के बाद एक साइंटिस्ट आए, हैगेंस।
हाइगेंस, जो आपको पढ़ना है, इन्होंने कहा नाजीना, हाइगेंस सर ने कहा नाजीना, काफी डिटेल्ड इनकी हिस्ट्री है लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो हाइगेंस सर ने कहा नाजीना, प्रकाश कण नाजीना, प्रकाश हमारा तरंग जी, वेव है जी। सच में प्रकाश जो हमारा है, क्या वो हमारा कण है? लोगों ने कहा हां। स्मरे मेरी बात, इनका हाइजेंस सर क्या कहना था कि प्रकाश हमारा तरंग है। लोगों ने कहा तरंग, और लोगों ने क्या, न्यूटन, उस समय के न्यूटन जो सर थे उस समय के, समझिए तो एक अपर पायदान के साइंटिस्ट थे, हैं, रहेंगे भी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटे लोग जो काम कर रहे थे, मतलब जिनको उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, इसका मतलब वो छोटे हैं। जिनको अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि न्यूटन सर तो बता दिए कि प्रकाश कण है, लेकिन आपके हाइगेंस सर बताए नाजीना, प्रकाश हमारा तरंग है। अब हो गया महासंग्राम। क्यों? क्योंकि न्यूटन सर के बात को हाइगेंस सर काट दिए। समझ रहे हैं? महासंग्राम कहते हैं, खुदा की जान कहते हैं। चलिए, हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे कि हाइगेंस सर ने बता दिया कि लाइट तरंग है, प्रकाश तरंग है। अब न्यूटन सर के बात को तो हाइगेंस सर ने काट दिया। अब काट दिए तो दोनों में बहुत ही ज्यादा, न्यूटन सर और हाइगेंस सर में बहुत ही ज्यादा, एकदम समझिए तो एकदम ऐसा खिंचातानी हुआ। और उसका इतिहास अलग है। और खिंचातानी होने के बाद फाइनली न्यूटन सर जीत गए और दुनिया के सामने यह पेश किया गया कि लाइट हमारा कण है। इन्होंने बोला कण, इन्होंने बोला तरंग, दोनों लगभग कुछ ही समय के बाद दोनों की बातें हैं। तो दोनों में बातें हुई और बातें वगैरह होने के बाद न्यूटन सर जीत गए। मतलब दुनिया समझा ना कि लाइट हमारा क्या है, कण है। ठीक है। थॉमस यंग आए 1801 में। इन सब के बाद एक पीढ़ी खत्म हो गया होगा, यहां से यहां के बीच ना, यहां से यहां के बीच एक पीढ़ी खत्म हो गया होगा, एक जनरेशन है ना वो खत्म हो गया होगा इजी वे में। सही बोल रहा हूं ना हमारे बच्चे? जी सर, एक जनरेशन, एक पीढ़ी यहां से खत्म हो गया होगा। तो जब एक पीढ़ी खत्म हो गया तो 1801 में थॉमस यंग सर आए और इन्होंने एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं द्विध्रुवी प्रयोग। आपको सब पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ना है। तो यंग सर ने द्विध्रुवी प्रयोग करके, और यह प्रयोग से सिद्ध हो गया कि सच में प्रकाश तरंग, इन्होंने प्रयोग करके प्रूव किया कि प्रकाश हमारा तरंग है। तब लोगों को याद आया, जाने वाला जो चले गए दुनिया से हाइगेंस सर, अगर मान लीजिए, तब लोगों को हाइगेंस सर की बात आई। हाइगेंस सर ने कहा था कि प्रकाश तरंग है। यंग सर ने एक्सपेरिमेंटली करके प्रूव किया, और सच में कैसे कैसे प्रूव किया आपको सब पढ़ना है आगे जाके, उतना मत जानिए। तो अब दुनिया को लगा कि प्रकाश क्या है, तरंग है। मेरी बात मैं क्या करूं, दुनिया ने सोचा क्या प्रकाश तरंग है। लेकिन लोगों को क्या लगता था, लोग सोचते थे कि जो हमारा तरंग है ना, वो बिना माध्यम के नहीं चल सकता है। जैसे मेरी आवाज, मेरी वाणी, मेरी साउंड, मेरी ध्वनि, हम बोलते हैं हेलो, तो आपको पता है कि हवा है, वायु है, इसलिए आपके कान तक पहुंच जा रही है। अगर यहां वायु भी नहीं होता, कोई माध्यम अगर यहां नहीं होता, तो यह साउंड आपके पास नहीं जा पाता। तो लोगों को लगता था कि प्रकाश तो तरंग है, लेकिन यह कैसा तरंग है, एक हमारा यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव, जिसको चलने के लिए माध्यम की बहुत जरूरत होती है, बिना माध्यम के वो नहीं चल सकता है। तो मैक्सवेल और हर्ट्ज, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे, काफी बाद में आए इन सब के काफी बाद, जिन्होंने कहा ना, प्रकाश हमारा यांत्रिक तरंग नहीं है जी। यांत्रिक मतलब जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हमारा साउंड वेव, साउंड जो है हमारा वाणी है, आवाज, वो बिना माध्यम के नहीं चल सकता, उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए ही, तभी वो चलेगा। तो लोगों को लगता था कि इतना तो लोगों को समझ में आ गया, थॉमस यंग के द्विध्रुवी एक्सपेरिमेंट के बाद, प्रयोग के बाद लोगों को समझ में आ गया कि हाँ जी, हमारा जो प्रकाश है जी, वो तरंग है जी, लोगों को समझ में आ गया। लेकिन लोगों को अभी भी लगता था कि प्रकाश हमारा कैसा यांत्रिक है, यानी माध्यम रहेगा तभी ये प्रकाश चलेगा, बिना माध्यम के नहीं। लेकिन मैक्सवेल और हर्ट्ज सर ने प्रूव किया कि जो हमारा प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब यांत्रिक तरंग नहीं है। मतलब हमारा जो प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसको बोलते हैं, वो तरंग जो बिना माध्यम के चल सके। बिना माध्यम के जो तरंग चल सकता है, मतलब प्रकाश को अगर निर्वात में भी
जहां कोई हवा भी नहीं है, और वहां भी अगर चलाएंगे तो वो चलेगा। और ऐसे भी सोचिए ना कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो बहुत जगह ऐसा होगा जहां निर्वात होगा, जहां हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है, फिर भी प्रकाश आता है ना। यानी कि मैक्सवेल और हर्ट्ज सर का ये योगदान है जिन्होंने बताया कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल सर ने मैथमेटिकली बताया था और हर्ट्ज सर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, तो इतना तक तो दुनिया को पता चल गया कि चलो प्रकाश हमारा तरंग है, और तरंग के साथ साथ हमारा कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम रहेगा तो भी चल सकता है, बिना माध्यम के भी चल सकता है। ओके, लेकिन इतना सब जब दुनिया ठंडा पड़ने लगा, थोड़ा सा दुनिया ठंडा पड़ा, तब मैक्स प्लांक सर एंट्री मार लिए। उन्होंने कहा ना हमारा लाइट है वो कण है, मतलब ना सर चकराए, वो सॉन्ग सुने ना, सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए तो आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए काहे घबरा। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, मैक्स प्लांक ने जब दुनिया को बोला कि प्रकाश तरह कण है तो वही हो गया, सर चकरा गया लोगों को। ये क्या मचा के रखे हो यार। या सुने हो एक शाहरुख खान की मूवी में ऐसे गुलाब को ऐसे तोड़ के फेंकते हैं, सी लव्स मी, पता नहीं क्या बोलते, मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे करके फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, यस नो यस नो यस नो। तो वैसे ही है कण तरंग, तरंग कण, कण कण तरंग, तरंग तरंग कण, कण तरंग। तो मैक्स प्लांक ने बोल दिए कि हमारा कण है, और उन्होंने कण का नाम रखा फोटोन। न्यूटन सर ने तो कणिका रखा था, इन्होंने मैक्स प्लांक सर ने कण का नाम रखा फोटोन, जो आप लोग सुने भी होंगे। और आइंस्टीन सर ने प्रूव किया इस चीज को, मतलब काफी आगे लेकर गया इस थ्योरी को। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम थ्योरी होता है उसको आइंस्टीन सर काफी आगे लेकर गए और सच में प्रूव किए कि जो हमारा प्रकाश है ना वो कण ही है। अब देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, इतना ज्यादा कण तरंग कण तरंग कण तरंग होने के बाद फाइनली आज के दिन में, नाउ ए डे, आज के दिन में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि प्रकाश दोनों है, दोनों इधर उधर दोनों, यानी प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। आज तो हम जब तक जिंदा है तब तक तो यही जान रहे हैं, हो सकता है हम लोग दुनिया से चले जाएं तो कोई दूसरा साइंटिस्ट कुछ अलग बता दे कि न कण है न तरंग है, ये कोई राक्षस है जो रूप बदलता है, गिरगिट्टी है, हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अभी तो हम लोग यही जानते हैं भाई। तो मैंने क्या बोला आपसे कि आज हम लोग मान के चलते हैं कि प्रकाश के पास द्वैत्व प्रकृति होती है। द्वैत, द्वैत मतलब डुअल नेचर, दोनों का दोनों प्रकृति होता है, दोनों का दोनों गुण होता है। कण का भी गुण होता है, तरंग का भी गुण होता है। और जब प्रकाश चलता है ना तो तरंग के जैसा चलता है, मैं सब लिखवाता हूं, चलता है तो तरंग के जैसा चलता है, और जब किसी चीज से टकराता है तो कण के जैसा वो बिहेव करता है, कण के जैसा वो आचरण करता है। तो अब हमारी बातों को हमारे बच्चे समझ रहे होंगे, अब मेरी बातों को हमारे बच्चे समझ रहे होंगे। तो मैंने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, तो मैंने बोला कि प्रकाश जो है हमारा, ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश वो चीज है जिसके कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं, और साथ साथ में किसी का रंग जो निर्भर करता है वो उससे टकरा के जो लाइट हमारे नैना तक आ रहा है ना, आंख तक, उस पर निर्भर करता है। फिर मैंने आपको प्रकाश का इतिहास बताया, तो प्रकाश का इतिहास हल्का सा करके इसको नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए, छोड़िएगा तो छोड़ दीजिए, नोट कर लीजिए ना, नॉलेज के लिए अच्छा है, नोट कर लीजिए इसको। और अब नीचे लिखा देता हूं उन सब सारी बातों को कि प्रकाश हमारा जो है वो दोनों का दोनों चीज है, या वगैरह 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 वगैरह। जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट्स, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कीजिए। तो ओके, कर लिए नोट, वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अब मैं इसमें लिखवा दिए देता हूं आपको पूरा कंप्लीट, क्या कि प्रकाश रियली में क्या क्या है, कैसे है, और क्या क्या चीजें हैं, वो सब डिटेल्ड में। तो आज हम लोग मानते हैं कि प्रकाश दोनों है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने जगह पे सब सही थे। जब मैं बताया होगा कि प्रकाश हमारा, न्यूटन सर ने बताया कण, और हाइगेंस सर ने बताया कि हमारा प्रकाश जो है वो तरंग है, और फिर न्यूटन सर जीत गए कण लेकर के, दुनिया को कण पता चला, और हाइगेंस सर हार गए दोनों बातों में। तो आपको लगा होगा कि ओहो न्यूटन सर कैसे थे, सही चीज को हरा दिए, लेकिन ऐसा नहीं, अपने जगह पे सब सही थे। और साइंस में जब तक कोई भी चीज किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा वो सही है, फॉलो करना बंद कर दिया समझिए वो गलत है। नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट होगी तो पता चलेगा, ओहो यहां तो ये लाइट ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, यहां तो पालन कर ही नहीं रहा इस चीज को, मतलब ये गलत हो गया। तो वो साइंस में लगा रहेगा,
अपने अपने समय में साइंटिस्ट आएंगे और अपनी जगह पे सब सही रहते हैं उस समय के अनुसार। तो चलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, नीचे लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नीचे लिख लीजिए, आपने पूरा लिख लिया ना, इतिहास लिख लीजिए उसमें। क्या आज के दिन में हम लोग मानते हैं कि प्रकाश हमारा दोनों के दोनों है, हमारा तरंग भी है प्रकाश, एज वेल एज हमारा प्रकाश कण भी है। तो लिखिए नीचे नोट करके, इतिहास जो लिखे उसके नीचे लिखिए नोट करके, आज के दिनों में यह माना जाता है कि आज के दिनों में यह माना जाता है कि प्रकाश, आज के दिनों यह माना जाता है कि प्रकाश तरंग एवं कण, प्रकाश तरंग एवं कण दोनों है। अतः प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति, इस तरीके से देखिए द्वैत प्रकृति है। अतः प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, मतलब प्रकाश हमारा दोनों का दोनों है। ओके, इसको बोलते हैं द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर इंग्लिश में बोलते हैं, डुअल नेचर, दोनों का दोनों। ओके, इसी में लिखिए, आगे एरो देकर लिखिए, आगे देकर एरो देकर लिखिए, उसी में नहीं, पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जब प्रकाश गमन करती है तो वह तरंग के जैसा आचरण करती है या करता है, जो भी। जब प्रकाश गमन करती है तो वह तरंग के जैसा आचरण करता है, परंतु जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराती है तो वह कण के जैसा आचरण करती है। मतलब कि हमारा जब चलता है तो तरंग के जैसा, किसी भी चीज से टकराता है तो कण के जैसा। ओके, और प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं? फोटोन, आपको पता होगा। ओके, ठीक है, ब्रैकेट में कण के ब्रैकेट में फोटोन भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात तो छोड़िए मेरे बच्चे, ये तो जान गए कि प्रकाश हमारा दोनों तरह का तरंग है। अब मुझे बताइए सबसे पहले कि प्रकाश जो तरंग है वो कैसा तरंग है, जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लिखना है। प्रकाश जो तरंग और कण दोनों है, कण और तरंग दोनों है। ओके, प्रकाश हमारा कण भी है और प्रकाश हमारा तरंग भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अपने बच्चों से पूछा कि किस तरह का तरंग है प्रकाश, ये बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग, सही बोल रहा हूं ना? विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो प्रकाश हमारा इस तरह का तरंग है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। कौन बताए थे कि प्रकाश हमारा इस विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैक्सवेल सर और हर्ज सर, इन दोनों ने। और प्रकाश के कण को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। प्रकाश के कण को क्या बोलते हैं? सॉरी, फोटोन। प्रकाश जो कण है वो हम लोग फोटोन बोलते हैं, फोटोन। अब सुनिए मेरी बातों को, मैं अपने बच्चों से क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना मेरे बच्चे आपसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है। और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोलते हैं ये बताइए। आपको पता भी होगा लेकिन नहीं पता तो जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा वो तरंग होता है मेरे बच्चे, सुनिए, वो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग जो बिना माध्यम के चल सके। अच्छा, बिना माध्यम के चलता है तो इसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों रखे? क्या वजह इसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग रखने का? जानते हैं कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, चाहे प्रकाश हो या एक्स किरण हो या माइक्रो तरंग हो या कोई भी तरंग हो या गामा तरंग हो, गामा रे हो, जो भी हो हमारा, तो जो भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है ना, वो चलता है ना, तो उसके साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जुड़ा होता है, दोनों। हाँ,
मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ हमारे बच्चे उसमें चुंबकीय तरंग भी जुड़ा होता है। दोनों विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। आप डिटेल में पढ़े होंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में आप लोग को मेरे बच्चे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, इसलिए प्रकाश आपका ना जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सुनिए मेरी बातों को, सुनिए। मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो वो तरंग जो बिना माध्यम के चले, और फिर भी इसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जब यह तरंग चलता है तो इसके साथ विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि प्रकाश कैसा तरंग है, बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। परंतु मेरे बच्चे प्रकाश चैप्टर में, ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाश को सिर्फ विद्युतीय तरंग माना जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश को विद्युतीय तरंग सिर्फ मानते हैं। क्यों? पूछिए। देखिए प्रकाश में जो ऑप्टिक्स चैप्टर्स में पढ़ते क्या है, प्रकाश के बारे में क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश से आया किरण, प्रतिबिंब बना, हमारा इमेज बना, हमारा कुछ जो और भी जो भी फेनोमेनन है वो सब, या किस वस्तु का रंग कैसा क्यों है। तो ये जितना भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, ये सब के सब हम लोग देख के बताते हैं। और जो देख के बताते वो कहां से देखते हैं? रेटिना से, आंख से। और वो जितना भी चीज मैंने बताया वो सब के सब प्रकाश के विद्युतीय गुण के कारण होता है, ना कि चुंबकीय गुण के कारण। एक्चुअली मैं बताऊं तो हमारा जो आंख का जो रेटिना होता है ना, आंख में जो पीछे दृष्टि पटल होता है रेटिना, वो रेटिना ना प्रकाश के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, प्रकाश के चुंबकीय गुण के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। प्रकाश का जो चुंबकीय गुण होता है उसको वो जज ही नहीं कर पाता, वो जो भी करता है वो विद्युतीय गुण को। तो सुनिए मेरी बात, प्रकाश तो है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, परंतु ऑप्टिक्स चैप्टर में किसमें? परंतु ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाश को सिर्फ और सिर्फ क्या मानते हैं? विद्युतीय तरंग मानते हैं। इसलिए, किस लिए? इसलिए क्योंकि हमारा जो मानव नेत्र है ना, वो प्रकाश के सिर्फ विद्युतीय गुण को ही पकड़ता है, और जो भी प्रतिबिंब वगैरह बनता है वो सब विद्युतीय गुण के कारण ही बनता है। ओके, तो चलिए इस चीज को पहले लिखिए, इससे लिखिए और नीचे एरो देकर लिखिए। 3-4 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट नीचे एरो देकर पहले लिख लीजिए। अच्छा पहले मैं सब समझा ही देता हूं, उसके बाद लिखिएगा। ये तो समझ गए आप कि प्रकाश विद्युतीय तरंग क्यों बोलते हैं ऑप्टिक्स में, प्रकाश की में क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी इमेज वगैरह बनता है या जो भी रंग वगैरह होता है या जो भी घटना इसमें पड़ते हैं वो सब विद्युतीय गुण से हमारा हो जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? अब जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक वर्णी प्रकाश, बहुत जगह लिखा रहेगा एक वर्णी प्रकाश, इंग्लिश में मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये लिखा हुआ रहेगा मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये देखिए इंग्लिश में ये लिखा रहेगा मोनोक्रोमैटिक लाइट, और हिंदी में एक वर्णी प्रकाश। ये क्या होता है सर? ये किस बला का नाम है? देखिए सुनिए, नाम से पता चल रहा है एक वर्णी, वो प्रकाश जिसमें एक वर्ण हो, एक रंग हो। अब बोलेंगे सर सब में तो एक ही रंग होता है सर, जो उजला है वो उजला है, जो पीला है वो पीला है, वो लाल है जो लाल है। ना 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 ना, अब रंग से मत समझिए, रियल लाइफ के रंग से मत समझिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उजला होता है ना उसमें आप लोगों का 7 कलर होता है, पता होगा। जो उजला होता है उसमें आपका 7 रंग रहता है, 7 रंग। तो एक वर्णी कैसे? वो 7 रंग मिलके आपको पता होगा, जो बैनिया पिनाला जो भी होता है, तो वो मिलके आपका बनता है मेरे बच्चे एक वर्णी प्रकाश। तो एक वर्णी प्रकाश में ना 7 रंग होता है। हम लोग श्वेत प्रकाश में, मैं उल्टा बोल दिया, मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है मेरे बच्चे, उसमें 7 रंग होता है श्वेत प्रकाश में। वो एक वर्णी नहीं हुआ। एक वर्णी प्रकाश वो होता है जिसमें एक रंग हो, मतलब एक अकेले हो। रंग से मत बोलिए, रंग से फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसको तरंगधर्ज से बोलिए, क्योंकि किसी भी प्रकाश का जो रंग होता है ना, कलर, जैसे रेड है, कोई आपको ग्रीन दिख रहा है, कोई आपको येलो दिख रहा है, कोई आपको और कोई ऑरेंज दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है। तो ये जितना भी आपको रंग दिखता है मेरे बच्चे, वो प्रकाश का जो तरंगधर्ज समझते हैं ना, कोई भी वेव ऐसे, कोई भी तरंग ऐसे चलता है अगर ऐसे, तो यहां से यहां तक की लंबाई को बोलते हैं तरंगधर्ज, यहां से यहां तक की लंबाई को। तो तरंगधर्ज पे निर्भर करता है किसी भी प्रकाश का रंग। तरंगधर्ज बोल दीजिए, या दूसरे हाथों से आप आवृत्ति भी बोल सकते हैं, या तो आप तरंगधर्ज बोल दीजिए, या दूसरे हाथों से समझने के लिए आवृत्ति आगे जाके पता चलेगा कि आवृत्ति भी बोल सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं।
ओके, तो मैंने बोला कि एक वर्णी प्रकाश क्या है, तो हम लोगों ने बोला कि सर नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्रकाश जिसके पास एक रंग हो, लेकिन ना ना ना, मैंने बोला एक ऐसा प्रकाश जिसके पास एक रंग हो लेकिन ना ना ना। क्यों? रंग से थोड़ी ना बोलेंगे, वैसे तो जो श्वेत प्रकाश है वो उसमें भी एक रंग है, या कोई दो तीन रंग को मिला देंगे प्रकाश को तो वो भी देखो कोई ना कोई एक ही रंग बनेगा, मिलके तो कोई दूसरा एक ही रंग बनेगा। तो हम लोग वैसे नहीं बोलेंगे एक रंग, ऐसे बोलेंगे कि ऐसा प्रकाश जिसके पास सिर्फ एक तरंगधर्ज हो, ऐसा नहीं कि 3 4 5 तरंगधर्ज का कॉम्बिनेशन हो, 4 5 तरंगधर्ज यानी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन हो, अकेले अकेले अकेले। तो आपको ये बहुत जगह पर नजर आएगा कि एक वर्णी प्रकाश ऐसे, एक वर्णी प्रकाश ऐसे, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, अकेले जैसे आपका रेड ले लीजिए, सिर्फ रेड ले लीजिए, सिर्फ रेड। अब व्हाइट में 7 कलर है ना, व्हाइट में 7 कलर श्वेत प्रकाश में, तो इसमें सिर्फ रेड को ले लीजिए, या सिर्फ ऑरेंज को ले लीजिए, सिर्फ ब्लू को ले लीजिए, सिर्फ ग्रीन को ले लीजिए, तो ये सब अपने आप में एक वर्णी प्रकाश है। ओके, देखिए एक वर्णी प्रकाश हो गया। अच्छा, नीचे इस चीज को भी हम लोग देख लिए कि प्रकाश का जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है, तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का जो रंग है वो या तो बोलिए तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का रंग या तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है या फिर किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति बोल सकते हैं, आवृत्ति। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो आगे जाके ये भी बोल सकते हो। ओके, तो इस पे आपका डिपेंड करता है वैक्यूम वगैरह में जो होता है। ओके, ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए इस चीज को लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। ओके, अच्छा एक चीज और, श्वेत प्रकाश किसे बोलते हैं? श्वेत प्रकाश जो आपका VIVG YUR जो होता है, या इधर से ROYG, ये आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी लाल ऑरेंज का मतलब आपका जो भी होता है। ओके, होता है ना आपका, यहां से बैनिया पिनाला बै है आपका, ये नीला है। ओके, ब्लू का आसमानी है, उसके बाद ग्रीन हरा है, येलो है, ऑरेंज का ऑरेंज कलर ये है, संतरा रंग का जो होता है वो। ओके, ठीक है, उसके बाद आपका नारंगी, नारंगी ऑरेंज को बोलते हैं नारंगी। ओके, और लाल है आपका, तो आपको पता होगा ये सब चीजें तो जानते होंगे। लिख लीजिए इस चीज को, इसको लिखे पहले, नीचे लिखिए, इसको लिखे तो नीचे लिखिए, लिखिए हम लोग जानते हैं कि, नीचे लिखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश, ये लिखने के बाद नीचे लिखना है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है। परंतु परंतु प्रकाशिकी में, परंतु प्रकाशिकी में प्रकाश को सिर्फ विद्युतीय तरंग माना जाता है, क्योंकि प्रकाशिकी में प्रकाश को सिर्फ विद्युतीय तरंग माना जाता है। सिर्फ विद्युतीय तरंग माना जाता है क्योंकि हम प्रकाश को, क्योंकि हम प्रकाश को उसके विद्युतीय गुण के कारण ही देख पाते हैं। जो भी प्रकाश को देखते हैं, या जो प्रतिबिंब वगैरह जो भी बनता प्रकाश को देखते हैं, वो विद्युतीय गुण के कारण। ओके, क्योंकि हम प्रकाश को उसके विद्युतीय गुण के कारण ही देख पाते हैं। चलिए लिख लिए, नीचे लिखिए, अब इसके बाद नीचे लिखिए, एक वर्णी प्रकाश एरो देकर, मोनोक्रोमैटिक लाइट लिखिए, इसमें एक वर्णी प्रकाश लिखिए, उसमें एक ऐसा प्रकाश या वह प्रकाश लिखिए, वह प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश में लिखिए, और वह प्रकाश जिसके पास सिर्फ एक तरंगदैर्घ्य, ब्रैकेट में रंग भी लिख लीजिएगा, और वह प्रकाश जिसके पास सिर्फ एक तरंगदैर्घ्य, ब्रैकेट में रंग, रंग भी लिखिएगा, और वह प्रकाश जिसके पास सिर्फ एक तरंगदैर्घ्य, ब्रैकेट में रंग हो और वह प्रकाश एक वर्णी प्रकाश कहलाता है, और वह प्रकाश एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। एक वर्ण, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ओके, मतलब जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। ओके, चलिए नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, 7 रंग
ये इसको विबजी और लिखे, VIVZYUR, आपको पता होगा। आप चाहें तो इसका हिंदी लिख सकते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, ओके, इसको जामुनी भी कई जगह लिखा रहेगा, आसमानी, ग्रीन मतलब हरा, येलो, नारंगी और लाल, नारंगी लाल, ओके। तो लिखे 7 रंग ये विबजियोर के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। ये सब आपको पता होगा पहले से कि मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। पहला क्लास है ना, तो वो सब बहुत सारा चीज जानेंगे जो आप पहले से जानते होंगे कि मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। क्लियर? चलिए क्लियर है। और नीचे इस बात को भी लिख लीजिए, प्रकाश का रंग, नीचे इस चीज को लिख लीजिए, प्रकाश का रंग, प्रकाश का रंग किस पे? उसके तरंगदर्ज / आवृत्ति भी लिख सकते हैं, उसके तरंगदर्ज आवृत्ति भी लिख सकते हो, ओके, आवृत्ति भी, ओके, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। चलिए इतना लिख लिए मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चों को इतना तो समझ में आ गया क्या? सर रेशमरी सर, जो हमारा प्रकाश है वो कण भी है और तरंग भी है। इसलिए जानते हैं प्रकाश के चैप्टर को ना 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, 2 भागों में, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। आप सुने होंगे कि प्रकाशिकी को 2 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, एक रे ऑप्टिक्स अलग, एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाश की, ओके, और वेव का मतलब तरंग प्रकाश की, उसमें तरंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग बचपन से जो पढ़ते हैं ना कि हमारा प्रकाश सीधा चलता है सीधा रेखा में, तो जो सीधा रेखा में वाला गुण जो पढ़ते हैं, सीधा रेखा वाला गुण, वो पढ़ते हैं तरंग प्रकाश की में। और जो अभी हम लोग जाने कि प्रकाश हमारा तरंग भी है, तो जो तरंग वाला गुण पढ़े, या यूं बोले कि जो हमारा हाइजेन सर बताए थे कि प्रकाश तरंग है, यहां पे मैंने बताया, साफ कर दिया, या हमारे यंग सर बताए कि प्रकाश तरंग है। तो ये जितना भी एक्सपेरिमेंट वगैरह ये लोग किए थे वो सब हमको तरंग प्रकाश की में पढ़ना होता है। तो प्रकाशिकी को 2 भाग में बांटा जाता है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की, किरण मतलब सीधे चलना, और दूसरा हमारा तरंग प्रकाश की, ओके। तो चलिए इस चीज को जल्दी से हम लिख लेते हैं, ओके। प्रकाशिकी को 2 भाग में बांट लिया जाता है, प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? बोलिए 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 बोलिए। कौन कौन सा? बताइए 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 बताइए। प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सा? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, सबसे पहला मेरे बच्चे प्रकाशिकी है किरण प्रकाशिकी। देखिए किरण, किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, ओके, किरण प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा प्रकाशिकी का कौन सा पार्ट है हमारे बच्चे? दूसरा प्रकाशिकी का हमारा तरंग प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। बाउंड्री लाइन बांध देता हूं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। हालांकि अभी जो कुछ क्लासेस पढ़ेंगे, 1-2 क्लास, वो शायद आपको उसमें 50% पता होगा और 50% नहीं पता होगा, ऐसा ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सीखना तो, लर्निंग तो स्टेज है, लेकिन मैं तो ये मान के पढ़ाता हूं कि कोई बच्चा हो यहां से सीख के जाए। हमारा तो मोटो यही रहा है ना कि कोई भी स्टूडेंट्स हो वो सीख के जाए, अगर पढ़ने वाला हो तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो चलिए प्रकाशिकी हमारा 2 तरह का हुआ, एक हुआ किरण प्रकाशिकी और एक हो गया हमारा कौन सा? तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, अब हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो जो हमारा किरण प्रकाशिकी उसको कौन कौन सा, उसमें क्या क्या पढ़ना होता? तरंग प्रकाश। देखिए सबसे पहले जो किरण प्रकाशिकी में पढ़ना है वो प्रकाश का परावर्तन, यस और नो, जिसको परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सुने होंगे प्रकाश का परावर्तन। जब परावर्तन पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको दर्पण पढ़ना होगा, दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये जब दर्पण पढ़ लेंगे तो नंबर 3 में क्या पढ़ना होगा? बताइए क्या क्या पढ़ना होता है तेरा इसमें, किरण प्रकाशिकी में? प्रकाश का परावर्तन आप नाम सुने ही होंगे, दर्पण सुनेंगे, और क्या पढ़ना होता है? बताइए बताइए बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। और क्या पढ़ना होता है हमें? बताइए, बताते जाइए मुझे। प्रकाशिकी में और क्या पढ़ना होता है? प्रकाशिकी में ये बताइए, दर्पण, और इसके बाद क्या पढ़ना? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होता है, फिर समतल सतह पे अपवर्तन पढ़ना होता है, फिर वक्र सतह पे अपवर्तन पढ़ना होता है, जिसमें लेंस वगैरह आता है। चलिए देखिए
फिर आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना होता है। ये देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बाद आपको जो अगला पढ़ना होता है 4 नंबर में मेरे बच्चे, यह पढ़ना होता है आपको समतल सतह पर अपवर्तन। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं ताकि आपको एक बाउंड्री लाइन पता चले कि क्या क्या पढ़ना है। समतल सतह पर अपवर्तन, समतल प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन। और क्या पढ़ना होता है इसके बाद, ये बताइए। समतल सतह पर अपवर्तन के बाद क्या पढ़ना होता है? इसके बाद आपको 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 पढ़ना होता है वक्र सतह पर अपवर्तन। और इसी वक्र सतह पर अपवर्तन में आ जाता है आपका लेंस, वक्र सतह पर अपवर्तन। इसी के अंतर्गत आपका कौन आता है? लेंस, लेंस, लेंस। 6 नंबर में इसके बाद कौन आता है? लेंस। लेंस के बाद क्या पढ़ना होता है ये बोलिए। लेंस के बाद आपको पढ़ना होता है प्रकाशीय यंत्र, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। सही बोल रहा हूं क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। और क्या पढ़ना होता है बताते जाइए। और पढ़ना होता है आई, आंख, मानव नेत्र। सही बोल रहा हूं ना? और पढ़ना होता है मानव नेत्र, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। और क्या पढ़ना होता है? प्रिज्म। जैसे से मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं लिख दिया, इसमें पढ़ना होता है ये सब टॉपिक, प्रिज्म। तो इतना सारा बाउंड्री बांधेंगे हम लोग किरण प्रकाशिकी के अंदर। तरंग प्रकाशिकी में क्या पढ़ना? सबसे पहले तो वही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जो सबसे पहले बताए थे कि वेव है। कौन सा बोलिए? कौन बताए थे कि प्रकाश हमारा एक तरंग है, वेव है? हाइगेंस। हाइगेंस ना। तो सबसे पहले हाइगेंस, हाइजेंस जो भी है, हाइगेंस का सिद्धांत सबसे पहले ये पढ़ना है, हाइगेंस का सिद्धांत। नंबर 2 में क्या पढ़ना है इसके बाद? हाइगेंस के सिद्धांत के बाद बताइए आपका वही यंग सर, यंग, ओके, जिसमें प्रकाश का व्यतिकरण जो होता कहलाता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण, ये पढ़ना होता है। इसी में आपका यंग का प्रयोग भी आ जाता है। इसी में यंग का प्रयोग, द्विध्रुवी प्रयोग जिसे बोलते हैं, द्विध्रुवी प्रयोग, वो भी लिख सकते हैं, छोड़िए, या द्विछिद्र भी बोलते हैं उसको। और क्या पढ़ना होता है ये बोलिए नंबर 3 में? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में क्या पढ़ना होता है ये बताइए। 3 में प्रकाश का व्यतिकरण यानी प्रकाश का द्विध्रुवी प्रयोग के बाद हाइगेंस का सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण। और क्या होगा आपको? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, जिसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, विवर्तन। अच्छा, और क्या पढ़ना होता है ये बोलिए। विवर्तन के बाद और क्या पढ़ना होता है? प्रकाश का ध्रुवन, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। बस इतना पढ़ना होता है वेव ऑप्टिक्स में। थोड़ा छोटा है, छोटा नहीं है लेकिन छोटा, इससे रे ऑप्टिक्स से छोटा है। तो ये आपका पूरा प्रकाशिकी का बाउंड्री हो गया। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स खत्म करेंगे, बाद में वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे। पहले हम लोग किरण प्रकाश की खत्म करेंगे, फिर तरंग प्रकाश की खत्म करेंगे। ओके, तो एक काम कीजिए हमारे बच्चे, पहले आप इसे कीजिए नोट। पहले क्या कीजिए आप इसे बताइए, पहले आप इसे कीजिए नोट, और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं। मैं बोला हूं कि अभी जो क्लास उसमें 50% आपको पता होगा, और 50% ऐसी चीजें आएंगी जो आपको नहीं पता होगा, और जो 50% पता है उसमें भी आपको मतलब अच्छे से नहीं पता होगा, उसमें भी आपसे गलतियां होंगी। देखिए मैं साइड हटता हूं, आप पहले पूरा नोट कीजिए। ओके, चलिए, तो इसी नाम पे शुभारंभ किया जाए प्रकाश के परावर्तन का। रेडी मेरे बच्चे, आर यू रेडी? प्रकाश के परावर्तन के लिए आप रेडी हैं? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बताइए बताइए, क्या आप प्रकाश के परावर्तन के लिए रेडी हैं? पूछ रहा हूं हमारे बच्चे, बताइए आप हमें। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या आप प्रकाश के परावर्तन के लिए रेडी? हाँ सर। कितना बोलिएगा सर, रेडी है ना? क्या करें, आपके सामने प्रकट हो जाए सर, तब मानिएगा कि रेडी हैं। यही सोच रहे होंगे ना कि 3-3 4-4 बार एक ही चीज को मास्टर साहब पूछ रहे हैं, रेडी हैं रेडी हैं रेडी हैं। लगता है सर के पास से प्रकट होना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। चलिए मेरे बच्चे, तो जल्दी जल्दी बस हम लोग देख लेते हैं। खटाक 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 खटाक, क्या? प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग कर लीजिए, प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कीजिए, हेडिंग कीजिए, हेडिंग कीजिए। प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग कीजिए आप, प्रकाश का परावर्तन। चलिए मेरे बच्चे, हेडिंग करते हैं प्रकाश का परावर्तन, और पढ़िए आप भी और मुझे भी पढ़ाने दीजिए। प्रकाश का परावर्तन, जो आपको ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होगा इसमें, लेकिन प्रश्न में शायद आप गलती कर दें। देखता हूं क्या है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए मेरे बच्चे, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए मेरे बच्चे, क्या होता है पहले सोचिए तो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आप खुद सोचिए, याद कीजिए 10th को। भाई 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 मेरे, आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत बढ़िया से पता होगा। कैसे? आपको पता होगा, अच्छे से पढ़े होंगे कि कोई सतह अगर है, आपको पता होगा कोई सतह अगर है, और इस सतह पर अगर कोई प्रकाश किरण आती है, उदाहरण के लिए चलिए ये आती है, देखिए, अगर कोई सतह है और इस सतह पर कोई भी प्रकाश किरण आता, उदाहरण के लिए चलिए ये वाला मान लीजिए मेरा प्रकाश किरण आता, ये वाला देखिए, ये वाला, ओके। एक सेकंड मेरे बच्चे, एक सेकंड। तो ये प्रकाश किरण उदाहरण के लिए हमारा आता है, उदाहरण के लिए, ओके। और जब ये प्रकाश किरण आएगा तो आपको पता है कि ये परावर्तित होके, मतलब रिटर्न होके चला जाता है, जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में रिटर्न होके चला जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आपको पता होगा, ये मत कहिएगा सर नहीं पता है, प्लीज ये मत बोलिएगा सर नहीं पता है बच्चे, मुझे अपने ऊपर दुख होने लगेगा, ठीक है। हाँ ये पता है सर। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि ये जो किरण आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, ये बताइए। आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपको पता भी होगा कि जो किरण आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित, आने वाला, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे, ओके। अच्छा, जो किरण जा रहा है उसे क्या बोलते हैं ये बताइए। जो किरण जा रहा है टकराकर उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यस और नो? परावर्तित किरण, ये देखिए परावर्तित किरण। इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, आपको पता होगा रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तन के बाद लौटा परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। जिस बिंदु पे टकराता है प्रकाश उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराता उसे क्या बोलते हैं? कितना लोग सोच रहे होंगे सर अभिलंब। ना भैया ना, जो बोले सही बोल उनको थैंक यू, जो सही नहीं बोले उनको मैं कहूंगा कि जिस बिंदु पर प्रकाश हमारा टकराता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, इंसिडेंस, आपतन बिंदु। और यहां जो लंब खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये तो पता ही होगा, नॉर्मल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अभिलंब, इसे बोलते हैं हमारे बच्चे नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल। आइडिया लग रहा है मेरी बातें? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा एक बात मुझे और बताइए, अगर अच्छे से पढ़ें तो, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं ये बताइए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं? आई से दिखाते हैं, आपतन कोण। पता होगा ना, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। एक सेकंड, इस कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। ये देखिए आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है इसे क्या बोलते हैं ये बताइए। जो परावर्तित किरण और अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है ये कोण उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। पता होगा आपको, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण।
इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से दिखाते हैं, इसको आपको पता होगा। तो ये सब बोलोगे सर बेसिक चीज तो ये सब पता ही है। हाँ मुझे पता है कि आपको पता है, आने वाले को आपती, जाने वाले को परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, लेकिन मुझे तो पढ़ाना है ना बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए जान गए। तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग कर लिए, हेडिंग कर लिए तो उसमें लिखिए प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग कर लिए तो उसमें लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए 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 लिखिए। और ये फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिएगा, लिखिए उसमें लिखिए। जब कोई प्रकाश के परिवर्तन में नीचे लिखिए, हेडिंग कर लिए ना, लिखिए नीचे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, किसी सतह से टकराकर लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके चलिए, और जल्दी से इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, फिर परावर्तन का नियम बताते हैं। परावर्तन का जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है वो बताते हैं। तो जल्दी से पहले इस फिगर को ड्रॉ कीजिए, मैं साइड हटता हूं, ड्रॉ कीजिए जल्दी से। ओके ओके मेरे शेर, चलिए ये बात हुई ना शेरों वाली, खटाक से ड्रॉ कर लिए। प्रकाश का परावर्तन तो आपको पता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, समझिए जल्दी जल्दी बताइए, अभी आप फंसने वाले हैं, यही सब में आपको नहीं पता है, मैं बताता हूं ना। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम पता होगा। पहला नियम क्या कहता है कि ये जो आने वाला किरण है और ये जो जाने वाला किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये तीनों क्या, बताइए तो पूरा जल्दी से, पूरा मेरे शब्द को पूरा कीजिए। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, कोई भी पहला दूसरा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये वाला पूछ रहे हैं किरण वाला, कि एक नियम जो है वो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या। अब कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे कि सर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर रहता है, और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर तीनों के तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों सेम सतह, एक सतह में पाया जाता है। आप दोनों पहले झगड़ा कर लीजिए, क्या मानो, सेम एक सतह में पाया जाता है या एक बिंदु पर आता है, ये बताइए किनको मानो? पहला इस नियम को, पहला नियम को क्या मानो? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर, एक सतह पर, हाँ एक सतह पर लाई करता है, एक सतह पे स्थित रहता है, एक सतह में। एक सतह का मतलब समझते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आपका ये आपतित किरण ऐसे, ओके, और आपका ये अभिलंब है, ओके, अभिलंब है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये देखिए आपका क्या है, परावर्तित किरण। तो एक सतह का मतलब जानते हैं क्या? एक सेकंड, एक सतह का मतलब जानते हैं क्या हुआ मेरे बच्चे? एक सतह पर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए तीनों के तीनों एक सतह पर है, ना ये सतह से इधर रहेगा ना ये इधर। मतलब अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं ना आपको, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कलम दिखेगा, ये देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे एक कलम दिखेगा, देख रहे हैं? तीनों एक दूसरे से ढक जाएगा, तीनों ढक जाएगा ऐसे, एक सतह। अगर मैं ऐसे आरी से काटूं ना, आरी से ऐसे, तो ये तीनों के तीनों कटेगा। आरी से अगर काटूं तो ये तीनों कटेगा, ऐसा नहीं कि कोई बाहर निकला रहेगा, नहीं। या फिर आप अगर मैं ऐसे दीवार में सटाऊं तो ये तीनों के तीनों ऐसे दीवार में सट जाएगा। एक ऐसा नहीं कि कोई बाहर ऐसे निकला हुआ रहेगा या कोई अंदर धंसा हुआ रहेगा, वो नहीं। एक सतह का मतलब हुआ कि तीनों के तीनों ऐसे एक सतह में होगा। देखिए एक सतह में दिख रहा है हमारे बच्चे। तो पहला नियम तो ये हो गया कि तीनों के तीनों एक सतह में। जैसे देखिए मेरा तीनों उंगली, आपका भी ये तीनों उंगली एक सतह में होगा, नहीं? अगर उंगली को आप एक को ऐसे कर लीजिएगा, देखिए सतह के बाहर चला गया, या एक उंगली को आप ऐसे कर लीजिएगा, देखिए सतह के बाहर चला गया, दिख रहा है? या एक को आप उधर कर दीजिएगा, देखिए सतह के बाहर हो गया। तीनों के तीनों एक सतह में, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो तीनों के तीनों ढक जाएगा एक दूसरे से, देखिए ऐसे। तो ये होता है पहला नियम। तो चलिए अब नीचे लिख लीजिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये नोट कर लिए तो नीचे लिखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। सबसे पहला नियम में भाई लिखिए, सबसे पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन के नियम के पहला नियम में लिखिए या नंबर 1 में लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप प्रकाश आ रहा है यहां अभिलंब ले रहे हैं यहां का, वो नहीं, जहां पे प्रकाश आ रहा है वहीं का अभिलंब लेना है। तो मैंने बोला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक सतह में होता है, तीनों एक सतह में होता है। यह पहला नियम हो गया, तीनों एक सतह में होता है। दूसरा नियम, दूसरा पहला का दूसरा नियम देखिए, दूसरा लिखिए। दूसरा नियम आपको पता होगा, दूसरा नियम क्या होता है कि आई और आर बराबर होता है। अगर ये 30 का तो ये भी 30 का, ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 80 का तो ये भी 80 का। तो लिखिए दूसरा नियम, लिखिए। आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण का मान समान होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है, मतलब आई इक्वल टू आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये दोनों सेम होता है, आई आर सेम होता है। ओके, चलिए लिख लिया मेरे बच्चे? जी सर लिख लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते, इसे मैं साफ करता हूं यार, आने दीजिए इसे, क्वेश्चन तो उधर दिखेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख लिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, या क्लास असाइनमेंट भी निकाल सकते हो, उसमें भी देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सोचिए तो, देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़िए, आराम से पढ़िए और आंसर बताइए क्या लगता है आपको, आंसर बताइए क्या लगता है आपको। कुछ लोग सोचते होंगे सर बहुआ जैसा क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको आंसर, सोचिए। कुछ लोग सोचते होंगे बहुआ जैसा क्वेश्चन है सर, बहुआ बोला है। चलिए सही है। क्या करा है क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा एक समतल सतह है और इस समतल सतह पे प्रकाश आया, और ध्यान दीजिए क्या करा, सतह से आपका बना रहा 30 डिग्री, सतह से, तो सतह से जब 30 बना रहा है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, आर का मान। ये वाला कोण पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो मेरे बच्चे कुछ लोग जानते हैं क्या किए होंगे इस क्वेश्चन में, वो तो देखे होंगे ओहो कोण तो बना रही है 30 डिग्री, तो उनको लगा होगा ओहो कोण तो बना रही है 30 डिग्री, यानी आई हो गया 30 का, तो आर भी होगा 30 का। हो गया गलती, कर दिया ना गलती, आई दिया ही नहीं है 30। किसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण थोड़ी ना 30 है, आई किसको बोलते हैं, आने वाला किरण और अभिलंब के बीच के कोण को नाई बोलते हैं। इस कोण को नाई बोलेंगे हमारे शेर। और आपको ये एंगल दिया है 30, सतह के साथ दिया है 30, तो जब सतह के साथ 30 दिया है तो आई का मान कितना होएगा, ये बोलिए। सतह के साथ 30 दिया है तो आई का मान कितना होएगा, आई का मान 60 न हो जाएगा। ये कोण, ये टोटल 90 होता है, तो ये लंब होता है, तो ये लंब होता है 90 होता है, ये 90 90, तो ये 30 तो बचा हुआ 60 ना होगा। तो पहले आई निकालिए, आई निकालिएगा तो कितना होगा 90 माइनस 30, सतह के साथ बना रहा 30, देखिए सतह से 30, तो 90 माइनस 30, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो आई का वैल्यू 60 होगा तो आर का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आंसर। ओके चलिए कोई बात, इसे नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन करके नोट कर लीजिएगा। ओके पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन को लिख करके इसका सॉल्यूशन भी नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए, पढ़ने से कोई मना नहीं किया गया, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से। क्या कह रहा है, ट्राई कीजिए आप, सोचिए, ऑप्शन बताइए एबीसीडी में क्या लगता है आपको, ऑप्शन बताइए मुझे क्या लगता है एबीसीडी में क्या होना चाहिए आंसर, सोचिए बताइए, बोलिए ना, गुनगुनाइए ना कम से कम अपने मुंह से, कितना होगा, क्या लगता है। कह रहा है कि कोई प्रकाश हमारा, समझिए, कह रहा है कि कोई जो प्रकाश है हमारा प्रकाश, वो प्रकाश हमारा मेरे बच्चे किसी सतह पर लंबवत गिर रहा है, तो आर का मान कितना होगा। हमारे बच्चे अगर प्रकाश हमारा सतह पे सच में लंबवत गिर रहा है तो मैं तो पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आई का मान क्या होगा, ये बताइए। अगर सतह पर लंबवत गिर रहा है प्रकाश, तो देखिए
कुछ बच्चे क्या किए होंगे, मैं जानता हूं कि ऑलमोस्ट लोग सही किए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या किए होंगे, लंबवत सुने होंगे ना, 90 डिग्री लंबवत 90 डिग्री, तो ऐसे करके उछल गए होंगे, एकदम एकदम ऐसे करके उछल गए होंगे, लंबवत सुन के दम ऐसे ऐसे डांस करने लगे होंगे। भैया सतह पर लंबवत है तो सतह से 90 बनाया, आई का मान 0 डिग्री है। क्यों? प्रकाश आपका सतह पर लंबवत है। देखिए प्रकाश आपका सतह पर लंबवत है। अभिलंब भी आपका ऐसे ही होता, देखिए अभिलंब भी आपका ऐसे ही होता, प्रकाश भी सतह पर लंबवत है। तो आने वाला किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री ना। किरण भी ऐसे और अभिलंब भी ऐसे है, तो दोनों को 0 डिग्री ना हो गया, तो यहां आई का मान 0 होगा, तो आर का भी मान हो जाएगा आपका 0, आई इक्वल टू आर। कुछ लोग सतह के साथ लंबवत है, सतह के साथ, लेकिन सतह वाले कोण को नहीं बोलते हैं आई, आई बोलते हैं नॉर्मल, जो अभिलंब है उसके साथ बनने वाले कोण को। समझ गए? चलिए इसे भी नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या लगता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इन दोनों को साफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्राई कीजिए, सोचिए, सोचने से ही दिमाग बढ़ेगा। सोचिए, आप ट्राई कीजिए, सोचिए। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सोचिए 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 मेरे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा परावर्तन का जो नियम है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, वो किस सतह के लिए सही है, यही कह रहा है ना, किस सतह के लिए सही है। सोचिए किसके लिए सही है। ऑप्शन ए में ऐसे समतल दर्पण दिया हुआ, इसके लिए सही है कि नहीं। ऑप्शन बी में ऐसे आपको ये वाला दर्पण दिया हुआ है, जो भी ये दर्पण हो, ऐसे उत्तल दर्पण होता है, लेकिन ये दिया हुआ है। ऑप्शन सी में क्या दिया, एक ग्लास स्लैब दिया, देखिए ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जहां पे लाइट अंदर चला जाता है, यहां पे लाइट आता है तो अंदर चला जाता है। ग्लास स्लैब, इसमें शीशा का पारदर्शी, शीशा का सिल्ली है, सिल्ली सिल्ली आर पार दिखने वाला। और ऑप्शन डी में क्या दिया, ऑप्शन डी में कोई ऐसे खुरदरा सरफेस दिया, रफ रफ सतह। तो कह रहा प्रकाश का जो प्रवर्तन का नियम है वो किसके लिए सही होता है, किसके लिए सही है, ये कह रहा है चारों में। या नहीं, किसके लिए सही नहीं, चारों ऑप्शन आपको चुनना है, चारों में से ऑप्शन चुनना कि सही ऑप्शन कौन सा है, बताइए। सोचिए सोचिए, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है वो आपको चुनना है, सोचिए। 4 ऑप्शन दिया है। हा सोच लिए। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में, जो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर प्रकाश का प्रवर्तन का नियम जब भी हम पढ़े हैं, जो दोनों नियम पढ़े हैं, आई इक्वल टू आर, और ये तीनों एक सतह में होगा, तो ये नियम पढ़े वो हमेशा समतल दर्पण ही बनाते थे, यानी समतल दर्पण के लिए कुछ बच्चे सोचेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे ना जी ना, कुछ बच्चे सोचेंगे ना जी ना, इसके लिए भी सही होगा, इसके लिए भी, क्योंकि ये भी दर्पण है, इसके लिए भी हम लोग जब प्रकाश को ऐसे लाते थे, ऐसे करके लाते थे और ऐसे लाते थे, तो यहां भी आई बराबर आर होता था, ऐसे नहीं सोचेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि प्रकाश को लाते थे तो यहां भी आई बराबर आर होगा, और यहां भी जब प्रकाश को लाते थे तो यहां भी हमारा आई बराबर आर होगा। देखिए यहां भी आई बराबर आर होगा, और ये तीनों एक सतह में, यहां भी और यहां भी एक सतह में, यानी दोनों नियम यहां दोनों जगह पालन होता है। तो कुछ बच्चे ए और बी दोनों बोलेंगे, कुछ बच्चे सिर्फ ए बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे भाई ये भी तो होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे ये भी तो होगा। चलिए मैं बताता हूं सही आंसर क्या होगा, सुनिए। सब के लिए प्रकाश के प्रवर्तन का नियम सही है, चाहे आपका समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या कोई खुरदरा सरफेस हो, या कोई दीवार हो, ये दीवार, ये खुरदरा कोई दीवार हो, दीवार वगैरह घर का, ये दीवार, ये तो बोर्ड है, दीवार वगैरह जो भी हो, ये आपका, ये सब के लिए है। सर कैसे कैसे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों तो समझ गए सर, ये दोनों के लिए सही है, इसके लिए भी आई बराबर आर है सर, इसके लिए भी,
और मेरे एस मनी सर, और मेरे एस मनी सर, इसके लिए भी आई बराबर आर होगा सर, और तीनों सतह में होगा सर। इसके लिए कैसे, इसके लिए कैसे आई बराबर आर होगा? होगा 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 देखिए कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे आया, समझिए ऐसे आया, ओके, इस जगह पे आया, तो इस जगह पे मेरे बच्चे सतह कुछ ऐसे है, देखिए कुछ सतह ऐसे है, तो नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे, इस जगह पे नॉर्मल सतह ऐसे है, तो सतह पे लंबवत, तो जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे जाएगा प्रकाश, क्या दिक्कत है? जितने आई पे आया उतने पे जाएगा। इधर से आपको क्या मतलब रखना है? प्रकाश को तो एक बिंदु से न रे को, मतलब ऐसे भी सोचिए, आप प्रकाश का नियम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी नियम फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई गांव घर का नियम थोड़ी ना, या घर का कोई नियम है कि तुरंत टूट जाएगा। आप फिजिक्स का नियम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जब आप नियम पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, तब वो तो हमेशा सही होगा ना। फिजिक्स का नियम आप पढ़ रहे हैं तो वो तो हमेशा सही होगा ना, उसको कौन रोकेगा? आप फिजिक्स का ना नियम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। क्या प्रकाश का परिवर्तन का नियम पढ़ते हैं कि ये तीनों एक सतह में होगा और आई बराबर आर होगा, तो वहां लिखा रहता है कि ये तभी सही होगा जब ऐसा होगा, या ये तभी सही होगा जब समतल दर्पण होगा, या उत्तल या अवतल दर्पण होगा? नहीं ना, नहीं लिखा रहता है। वहां बोलता है ये हमेशा, नियम का मतलब हमेशा, न्यूटन का नियम पढ़ते या जो भी नियम पढ़ते वो हमेशा ना सही होता है। तो प्रकाश अगर आएगा भी तो इधर जाएगा, आई इक्वल टू आर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां समझाइए, यहां क्या दिक्कत है? यहां भी समझाते हैं। प्रकाश मान लीजिए यहां पे आया, तो यहां पे देखिए सतह ऐसे है, देखिए ध्यान से, इसको बड़ा करके थोड़ा सोचिए, इसको दिमाग में बड़ा कीजिए। तो यहां नॉर्मल ऐसे खिंचाएगा, नॉर्मल ऐसे खिंचाएगा, लाइट ऐसे जाएगा, यहां भी हमारा आई इक्वल टू आर होगा, हर जगह होगा। यहां भी हमारा आई इक्वल टू आर होगा, हर जगह होगा, यहां भी आई इक्वल टू आर होगा। प्रकाश का तो नियम सही होगा बच्चे, उसको तो कोई नहीं रोका, वो तो सही होगा। आइडिया लग गया? आइडिया लगा, चमका सर। सर ये तो समझ गया कि चलिए खुरदरा सरफेस है, यहां भी प्रकाश का नियम सही है। सर इसमें सर तो प्रकाश का परिवर्तन होता ही नहीं है। खुरदरा सरफेस भी प्रकाश का परिवर्तन का नियम सही है सर, यहां भी आई इक्वल टू आर होगा, तीनों सतह में होगा। और आपने समझाया भी कि नियम है, इसका मतलब इसका पालन होगा। और आपने ये भी समझाया कि प्रकाश को तो एक ही बिंदु से मतलब है, इधर से क्या मतलब है? जिस बिंदु पे टकराया वहां जैसे नॉर्मल होगा, जिस तरह से, उस तरह से आपका काम करेगा। सर यहां कैसे प्रकाश का परिवर्तन होगा सर? सर यहां कैसे होगा? होता है, आपके दिमाग में यही आ रही है ना कि इस मनी सर जब यहां प्रकाश करेगा तो प्रवर्तन के बजाय वो अंदर चला जाएगा और अपवर्तन होगा। आपके दिमाग में यही बातें आ रही है ना कि जब प्रकाश यहां आएगा तो यहां प्रवर्तन के बजाय अपवर्तन हो जाएगा, अंदर चला जाएगा अपवर्तन। मेरे बच्चे सुनिए, यहां भी प्रकाश का परिवर्तन होता है, हर जगह पर, यहां भी। ये मैं मानता हूं कि यहां अपवर्तन होगा, प्रकाश अंदर जाएगा, अपवर्तन होगा, नो डाउट, इससे मैं कब पीछे हट रहा हूं, वो तो होना ही होना है। लेकिन अपवर्तन के साथ साथ प्रवर्तन यहां भी होगा। ये पारदर्शी हुआ, उससे क्या, अब प्रवर्तन तो होना ही, अपवर्तन के साथ साथ लाइट टकरा के भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, टकरा के भी जाएगा प्रकाश। अगर इससे प्रकाश नहीं टकरा के गया तो ये दिख रहा है कैसे? अगर इससे प्रकाश टकरा कर नहीं जा रहा है तो ये दिख कैसे रहा है? कोई भी चीज तो दिखता तब ना है जब उससे प्रकाश लौट कर आता है। आप थोड़ा एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, देखिएगा ये सब फिगर बना हुआ रह जाएगा कि इसमें लाइट टकरा के भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो सब जगह पे के लिए सही है प्रकाश का परिवर्तन का नियम। गलती कर दिए, गलती हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए याद रखिएगा। अच्छा आगे जाके ना एक टॉपिक पढ़ना है आपको, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है पता आपको? आगे जाके एक टॉपिक पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ना है ना, उसमें भी प्रकाश का परिवर्तन का नियम फॉलो होता है, होना ही है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है कहीं भी। तो चलिए मैं इसे भी रेज कर देता हूं, साफ कर देता हूं, क्या या नोट कीजिएगा, तो इससे पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ओके मेरे शेर, बस 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 सावधान, बस 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 सावधान, हो गया, बात खत्म। चलिए कुछ क्वेश्चन तो किए छोटा मोटा बउआ बउआ टाइप का, बड़ा नहीं, बउआ बउआ टाइप का कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लें क्या, अगर आपका आज्ञा हो तो? अगर आपका आज्ञा हो तो प्रकाश का जो परिवर्तन का नियम है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लें क्या? जल्दी बोलिए। जी सर देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं, ओके, देख लेते हैं, ओके। चलिए हेडिंग कीजिए, अब हेडिंग कीजिए। प्रकाश के परिवर्तन का महत्वपूर्ण बिंदु,
प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि छोटा छोटा बात जानना बहुत जरूरी है, आगे जाके काम देगा सब। प्रकाश के परावर्तन का महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला ये नंबर में, ओके। सबसे पहला तो पॉइंट ये हुआ कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो अपारदर्शी सरफेस पर तो होता ही, आपको तो पता ही है, साथ साथ में पारदर्शी पर भी होता है। और वैसे सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है जो कि आर पर दिखने वाला हो, और वहां अपवर्तन ज्यादा होता है, लाइट अधिकांश चला जाता है अपवर्तन में, कुछ रिटर्न होता है लेकिन वहां भी परावर्तन होता है, ओके। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी सतह के साथ साथ पारदर्शी सतह पर भी होता है। प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी सतह के साथ साथ पारदर्शी सतह पर भी होता है, दोनों जगह होता है प्रकाश का परावर्तन, अपारदर्शी सतह पर भी और साथ साथ में पारदर्शी पर भी। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट नंबर बी में, ओके। नंबर बी में लिखिए, नंबर बी में जो टकरा के लौटने वाला जो तरंग है ना, प्रकाश जो टकरा के लौट रहा, परावर्तित किरण जिसको बोलते हैं, इसका स्पीड बदलेगा कि नहीं। जैसे ये कुछ स्पीड से आया, मान लीजिए वायु है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से आया। वायु में आपको पता होगा कि प्रकाश का स्पीड इतना होता है, इतना मीटर पर सेकंड, तो इतना से आया, तो जो टकरा के लौट रहा है उसका वेग बदलेगा कि नहीं। वेग नहीं, स्पीड नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि टकरा के लौटने वाला जो प्रकाश है या फिर कोई भी प्रकाश है, उसका जो स्पीड है वो निर्भर करता है माध्यम पर, कि माध्यम कौन सा, इस मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। माध्यम कौन सा है उसके अनुसार पता चलता है, माध्यम, एक सेकंड, माध्यम कौन है उसके अनुसार पता चलता है मेरे बच्चे कि प्रकाश का स्पीड कितना होगा। तो अगर यह वायु से आ रहा है तो टकरा के वायु से मिल जाएगा ना, या अगर ग्लास में मान लीजिए शीशा में आ रहा है, मान लीजिए शीशा में आ रहा है, 2 × शीशा, तो शीशा में अगर आया तो टकरा के जाएगा भी शीशा में, जिस माध्यम से आएगा उसी में टकरा के जाएगा ना। समझ रहे मेरी बातों को? तो इसीलिए दोनों माध्यम सेम है, आने वाला जाने वाला, इसलिए प्रकाश का स्पीड जो है, वेग, उस पर कोई असर, आपका स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसका तरंगदैर्घ्य पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं। जो लाइट लौट रहा है, इसका तरंगदैर्घ्य आपतित के जैसा ही सेम रहेगा, परिवर्तित का, या बदल जाएगा। तरंगदैर्घ्य भी सेम रहेगा, आगे जाके पता चल जाएगा 2 क्लास में क्यों तरंगदैर्घ्य भी सेम रहेगा, तरंगदैर्घ्य भी इसका सेम रहेगा, 2 क्लास में पता चल जाएगा क्यों। आवृत्ति भी सेम रहेगा, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति वो, वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य वो, और साथ साथ में आपका क्या, साथ साथ में क्या आपका, हाँ, साथ साथ में आपका वो वेग, ये तीनों के तीनों, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, तीनों के तीनों सेम रहेगा। लिखिए दूसरा पॉइंट नंबर 2 में, लिखिए परावर्तित प्रकाश का वेग, परावर्तित प्रकाश का वेग, कॉमा, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई बदलता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, सेम रहता है। ओके, लिखें अपरिवर्तित रहती है। मैंने बोला लिखने के लिए, परावर्तित प्रकाश का वेग मतलब स्पीड, वेग, तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, और आवृत्ति, तीनों अपरिवर्तित रहती है। ओके, इसे नोट किए। चलिए अगला पॉइंट मुझे बताइए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किन किन सतह के लिए सही है। चलिए मैं साइड हटता हूं, सोचिए तो, किस सतह के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम सही है। भाई सारे सतह पर प्रकाश का जो परावर्तन का नियम हो गया, परावर्तन का नियम, तो वो तो सारे सतह पर सही हो जाएगा ना। उसको क्या मतलब है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको क्या मतलब है। समतल है, अभी ना आप लोगों ने क्वेश्चन करा। तो अगला पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन
सभी सतह पर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन सभी सतहों पर होता है, सभी सतहों पर। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं फिगर आपको ड्रॉ करूं तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि जैसे हमारा ये समतल दर्पण, ये फिगर भी आप भी नोट कर लीजिएगा, ये समतल दर्पण ओके। और कोई समतल दर्पण पे ऐसे प्रकाश आया, टिच कुआई, ऐसे गया प्रकाश, टिच कुआई ओके, प्रकाश ऐसे आया, टिच कुआई गया, ऐसे टिच कुआई, देखिए टिच कुआई ओके। और ये आपका क्या है, आपतन बिंदु है, और ये आपका अभी लंब है। तो ये आने वाला रे 1, ये 2 और ये नॉर्मल है हमारा 3, अभी लंब 3, और ये कोण आई और ये कोण आर। तो दोनों नियम का यहां भी पालन होगा ओके। यहाँ आई इक्वल टू भी आर होगा, और 1 2 3 तीनों एक सतह में होगा, तीनों एक सतह में होगा। तो समतल दर्पण तो सारे बच्चों को लगता है। दूसरा, अगर कोई सरफेस ऐसा है, ऐसा मतलब ज्यादा थोड़ा बहुत कर्व है, तो इसके लिए इसके लिए प्रवर्तन का नियम सही है कि नहीं? एकदम सही है सर, सही है ना, हंसकर सही है सर, क्यों नहीं है सर? हंसकर सही है, सही बोल रहा हूं ना। इस पे भी प्रकाश आएगा अगर ऐसे, देखिए एक सेकेंड, इस पे भी अगर प्रकाश आएगा ऐसे तो जाएगा ऐसे, ये देख रहे हैं, आएगा ऐसे तो जाएगा ऐसे। अगर कुछ कोण पे आ रहा है तो कुछ कोण पे जाएगा भी, और यहां भी सेम चीजें होंगी। क्या? आई बराबर आर होगा, पहले आई बराबर आर होगा, और दूसरा 1 2 3 जो है तीनों के तीनों एक सतह में होगा, 1 2 3 तीनों के तीनों। देखिए पहला आई इक्वल टू आर भी होगा, और तीनों के तीनों एक सतह में भी होगा, तीनों के तीनों के आई इक्वल टू आर। एक दूसरा, अच्छा कोई ऐसा काफी खुरदरा सरफेस है, तो काफी लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट वहां भी काफी खुरदरा है, तो यहां भी पालन होगा। सर क्या अभी तो आपने बताया सर? हाँ बच्चे मैंने बताया, लेकिन लिखाना जरूरी है ना, नहीं लिखाऊंगा तो दिक्कत होगा ना दिक्कत होगा का? नहीं लिखाऊंगा तो दिक्कत होएगा हमारे बच्चे, बहुत दिक्कत होएगा, समझ रहे हैं मेरी बातों को? रोएंगे, इतना तुम्हें मालूम नहीं था। ये आई यार, बच्चा को याद रखने वाले कितने लोग होते हैं? कुछ लोग तो भूल जाएंगे और मुंह पर ही बोल देते हैं सर पढ़ाया कब। एकदम एक एक चीज उनको एकदम चाहिए, एकदम बिल्कुल रेडीमेड तैयार किया हुआ, अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी होती है करना। बच्चे सब तरीके के बच्चे मिलते हैं। यहां भी सेम चीज लिख लीजिएगा कि आई इक्वल टू आर यहां भी होगा, और अगर कोई पारदर्शी सतह होगा तो अगर तो यहां भी होगा, हर एक तरह के सतह पर यहां अपवर्तन भी होगा प्रकाश का, और परावर्तन भी होगा ओके। तो यहां भी सेम चीज, ये 1 ये 2 और ये जो अभी लंब है 3, और ये कोण आई और ये कोण आर। तो यहां भी सेम चीज होगा, आई इक्वल टू आर, और 1 2 3 तीनों एक सतह में होगा ओके। नोट कर लीजिए जल्दी 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 नोट कीजिए, जल्दी 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 नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट जी, नोट कीजिए जल्दी 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 नोट जी। तो जल्दी से इसको लिखिए जी, लिख लिए तो हम साइड आते हैं जी, नोट कीजिए जी। चलिए मेरे बच्चे, कर लिया आपने नोट? हाँ, तो प्रकाश का परिवर्तन इन सारों सतह के लिए सही है। अच्छा और क्या पॉइंट होगा ये बताइए? जो लाइट टकरा कर लौटता है उसका तीव्रता और आयाम, उस पर क्या असर पड़ता है? जो लाइट टकरा के लौटता है उसके तीव्रता और आयाम पे। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, यहां पे साफ करके समझाते हैं। अगला पॉइंट कि जो लाइट टकरा के लौट रहा है उसका तीव्रता और आयाम पर क्या निर्भर करे, क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। चलिए साफ कर रहा हूं इसे, मेरे शेर इसे मैं साफ कर रहा हूं। तीव्रता आयाम समझते हैं? चलिए देखिए। अच्छा तीव्रता बढ़ेगा कि कमेगा प्रकाश का तीव्रता? देखिए वैसे तो तीव्रता एक फिजिक्स का टर्म है। तीव्रता का मतलब होता है ना कि कहीं पर भी जब एनर्जी गिरता है ना, ऊर्जा, जैसे प्रकाश का ऊर्जा गिरा इस सतह पर, तो 1 सेकंड में एक एरिया पर, 1 सेकंड में, और यूनिट एरिया एकांक सतह एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा गिरता है, प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा गिरता है उसको बोलते हैं हम लोग तीव्रता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात। सिंपल सा मुझे बताइए कि जो लाइट टकरा के लौट रहा है
इसका जो तीव्रता है, आपको अगर तीव्रता कुछ नहीं पता है ना, तो आप उसे समझने के लिए चमकीलापन से समझ लो। चमकीलापन समझते, चमकीला, ज्यादा चमकीला, कम चमकीला, तो समझने के लिए समझ रहा हूं, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि जो प्रकाश टकरा कर लौटता है उसका तीव्रता पे क्या असर पड़ता है, या आयाम, जो प्रकाश जो तरंग उसके आयाम पे क्या असर पड़ता है। सुनिए, तीव्रता कम जाता है बच्चे। क्यों तीव्रता कमता है? क्योंकि लाइट जब इस पे टकरा के गिरेगा इस पे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि लाइट जब इस पे आएगा, गिरेगा, मैं गिरेगा, मम्मी मम्मी मम्मी, तो लाइट इस पे गिरेगा तो कुछ एनर्जी यहां लॉस होगा। लाइट इस पे गिरेगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, हाँ या ना? आपसे पूछ रहा हूं। जब यहां प्रकाश गिरेगा तो यहां ऊर्जा की हानि होगी या नहीं होगी? होगी। कुछ मिरर वगैरह गर्म होगा, हीट होगा, उसमें ऊर्जा बर्बाद होगा। और यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां होगा ऊर्जा बर्बाद, लेकिन होगा। तो ऊर्जा यहां बर्बाद होगा मेरे बच्चे। इसलिए तीव्रता कम जाती है, तीव्रता कम जाती है। और तीव्रता कमता है तो आयाम भी कमता है। आप पढ़े होंगे 11th में कि जो आयाम जो होता है किसी भी तरंग का, जैसे आपको पता होगा कि अगर ये तरंग है, समझिए अगर ये तरंग है, कोई भी तरंग, तो इसको आयाम बोलते हैं, इसको। तो आयाम भी कमता है, आयाम भी कम जाता है। एम्पलीट्यूड, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आप लोग इससे पहले के पीछे के चैप्टर में भी इसका नाम सुने होंगे। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। परावर्तित किरण का तीव्रता और आयाम कम जाती है। कितना नंबर पॉइंट होगा? डी नंबर। ABC कर लिया, डी नंबर में परावर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु के डी नंबर में परावर्तित किरण का तीव्रता और आयाम कम जाती है, दोनों कम जाता है। अगला लिखिए। ओके, सुनिए अगला आयाम क्या है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट अगर आपको ना समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? इसलिए क्योंकि 11th से पूरा के पूरा ये है, रिलेटेड है। तो आगे जाके तरंग वगैरह पढ़ेंगे ना, वेव ऑप्टिक्स, तो क्लियर होगा ये बातें। लेकिन लिखिएगा तो बस लिख लीजिए नॉलेज के लिए कि जो लाइट टकरा के, सुनिए पहला बात क्या ये पॉइंट है, पर इससे पहले भी एक और पॉइंट कीजिए तब वो समझिएगा क्या है कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो सिर्फ सघन माध्यम से होता है या विरल माध्यम। आप 10th में सघन और विरल पढ़े होंगे। जैसे आपका जो ग्लास है, शीशा और हवा, तो हवा और शीशा में जो आपका शीशा है, ग्लास, कांच, वो सघन माध्यम है, और जो वायु है, हवा, वो आपका विरल माध्यम है, विरल। तो मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरी प्रकाश किस माध्यम से टकरा कर लौटता है, सघन से कि विरल से कि दोनों से? देखिए मैं समझाता हूं। आपका मान लीजिए ये कोई शीशा का स्लैब है, सिल्ली, प्रकाश इस पे ऐसे आया, देखिए इस पे ऐसे आया प्रकाश होके, तो प्रकाश इस पे आया तो यहां टकरा के लौटेगा कि नहीं प्रकाश, ये बताइए। ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि अपवर्तन यहां होगा प्रकाश का, परावर्तन होगा कि नहीं, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? एकदम होगा सर, क्यों नहीं होगा? प्रकाश यहां भी लौट के जाएगा, यहां भी प्रकाश का परावर्तन होगा, हाँ या ना मेरे बच्चे? प्रकाश यहां भी लौट कर जाएगा, यहां भी परावर्तन होगा, हाँ या ना? जी सर, यहां भी परावर्तन होगा। तो यहां तो ठीक है, हवा से आया, और ग्लास हमारा सघन माध्यम है, सघन, और ये आपका वायु विरल है, विरल। तो विरल माध्यम से प्रकाश आया, विरल माध्यम से हवा से, और ग्लास से टकरा के, सघन से टकरा के लौट गया, ठीक है? अच्छा, जब यहां प्रकाश जाएगा, अपवर्तन होगा यहां से, जब ग्लास से वायु में जाएगा, हवा में, ग्लास से जब ये वायु में जाएगा, हवा में, तो यहां टकरा के लौटेगा कि नहीं? यस और नो, ये पूछना है मेरा क्वेश्चन आपसे। यहां भी होगा, यहां भी अपवर्तन होगा, यहां भी लाइट ऐसे जाएगा बाहर, नो डाउट, ये तो जाना ही है। परावर्तन होगा कि नहीं, टकरा के लौटेगा कि नहीं? पहला यस और नो। आंसर है यस। आंसर है यहां भी लाइट टकरा के लौटता है, यस, यहां भी टकरा के लौटता है, हाँ, यहां भी लाइट टकरा के लौटता है। सच में सर? हाँ। लेकिन यहां क्या है ना बच्चे कि जब लाइट यहां से यहां आया, हवा से ग्लास में, तो ग्लास से टकरा के लौटा, यानी सघन माध्यम से टकरा के लौटा। जब इधर से आया, सुनिए, लाइट ऐसे आया, ऐसे आया, और यहां आया, तो सघन माध्यम जो ग्लास है उससे टकरा के लौटा। अच्छा, यहां किससे टकरा के लौटा? ग्लास से कि हवा से? यहां वायु, हवा से टकरा के लौटा। ग्लास से आ रहा था तो ग्लास में तो जा ही रहा था,
लेकिन जैसे ही ग्लास से बाहर निकला और उसको हवा वाला सतह मिला रहा दूसरे माध्यम का सतह, और वहां से टकरा कर लौटा, प्रकाश लौटा। यानी यहां सघन माध्यम से टकरा के लौटा, और जब सघन से आ रहा था वायु में तो फिर विरल से टकरा के लौटा। ये देखिए विरल माध्यम, ये यहां पे विरल से टकरा के लौटा। तो दोनों माध्यम से लौटता। कुछ बच्चे बोलेंगे सच में सर, हाँ होता है ऐसा। जैसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये पूरा आपका ग्लास है, समझिएगा पूरा ग्लास है, पूरा ग्लास है, पूरा शीशा है, पूरा शीशा पूरा भरा पड़ा है शीशा, ओके। और आपका जो प्रकाश आ रहा है शीशा से ही आ रहा है। शीशा में आपने कोई टॉर्च वगैरह जला दिया या लेजर लाइट जो भी जला दिया, और यहां से आपका प्रकाश आ रहा है, देखिए ऐसे प्रकाश आ रहा है शीशा में से ही। तो शीशा से ही अगर यहां से प्रकाश आ रहा है, कोई लेजर लाइट या कुछ भी जला दिया, कोई लाइट का सोर्स, तो यहां तो लाइट टकरा के लौटेगा। जब ग्लास से जाएगा हवा में तो एकदम लौटेगा, क्यों नहीं लौटेगा? तो ग्लास से जब हवा में जाएगा तो लौटेगा। तो यहां किससे लौटा? ग्लास से तो आ ही रहा था, तो ग्लास से टकरा के थोड़ी लौटा। ग्लास से तो प्रकाश आ ही रहा था, तो ग्लास से टकरा के थोड़ी लौटा। तब तो यहां भी लौटना चाहिए था, यहां भी लौटना चाहिए था। रियली में क्या हुआ? ग्लास से जब यह हवा में गया, यानी विरल माध्यम में गया, तो उससे टकरा के लौटा, हवा से, वायु से टकरा के लौटा। तो प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम से भी होता है और विरल से भी होता है। यही अगला पॉइंट है, लिखिए, लिखिए तो अगला पॉइंट। प्रकाश का परावर्तन, अगला पॉइंट लिखिए, प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम से भी होता है। प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम से भी होता है। प्रकाश का परावर्तन दोनों तरह के माध्यम से होता है। सघन से तो होता ही है, वो तो जानते ही, तो लोग पढ़ते ही थे कि वायु से आया तो ग्लास वगैरह से टकरा के लौट गया। लेकिन ग्लास से जब वायु में जाएगा तो वहां वायु से भी टकरा के लौटेगा, विरल माध्यम से भी परावर्तन होता है, दोनों से, ओके। तो प्रकाश का परावर्तन सघन माध्यम के साथ साथ विरल माध्यम से भी होता है, ओके। चलिए ये फिगर ड्रॉ कीजिएगा, तो ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। दोनों आपका परावर्तित किरण ही है। ड्रॉ कीजिएगा तो ड्रॉ कीजिए जल्दी से। हा क्लियर। चलिए क्लियर। ये आपका कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। देखिए ये आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये भी आपका परावर्तित किरण है, देखिए परावर्तित किरण, दोनों टकरा के लौट रहा है, ओके। परावर्तित किरण, इसको ड्रॉ कर लीजिए फिगर को। ग्लास से हवा में जाए, हवा से ग्लास में जाएगा तो ग्लास से टकरा के लौटेगा, ग्लास से हवा में जाएगा तो हवा से टकरा के लौटेगा। जिसमें जा रहा है उसके सतह से वो टकरा के लौट जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, लिखिए, जो शायद आपको तब पता चले, तब पता चले जब आप अच्छे से वेव वगैरह पढ़े, नहीं तो समय के अनुसार आगे जाके पता चलेगा। क्या? कि जो आपका जब प्रकाश आता है ना और सघन से टकरा कर लौटता है ना, तो उसमें प्रकाश का कला पाई से, यानी 180 डिग्री, सिंपल शब्द में बोले तो क्या बोल सकते हैं? 180 से, ओके। 180 से बदल जाती है परावर्तित किरण का, सघन से जब टकरा के लौटता है तो। विरल से टकरा के लौटता है तो नहीं, सघन से लौटता है तो इस चीज को लिख लीजिए। और जब कला वगैरह 11th में पढ़े होंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे जाके पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में तो थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाएगा। लिखिए इस चीज को, जब प्रकाश की किरण, अगला पॉइंट, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है, एक सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है, तो परावर्तित किरण का कला, तो परावर्तित किरण का कला पाई से, पाई जानते हैं ना, पाई वाला सिंबल, ये 180 डिग्री जिसे कोण के लिए यूज करते हैं, पाई रेडियन मतलब वही पाई से बदल जाती है। तो परावर्तित किरण की कला पाई से बदल जाती है, ओके। चलिए सघन से टकराती है तो हो गया, नोट कर लिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास मजेदार रहा होगा आपके लिए। देखिए मेरे बच्चे, अगर आपको इजी लगा, मैं आपको मतलब रिस्पेक्ट करता हूं,
आपको बहुत अच्छा बोलता हूं क्योंकि आपने अच्छा से पढ़ा है तो इसलिए इजी लगा। अगर हार्ड लगा तो कहूंगा रिवीजन कीजिए, नॉर्मल लगा तो कोई बात नहीं। और रिवीजन तो करना ही पड़ता है, चाहे इजी लगे चाहे हार्ड लगे, रिवीजन करिएगा तो आपके लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स होता है जो आपको हो सकता है पता ना चले, उसको थोड़ा अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कीजिए, तभी तो नॉलेज तो तभी होगा जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, अपने ऊपर जिम्मेवारी लीजिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।